Hello everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So today we are starting with a new reading, Capital Market Expectations, CME. कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन सर ये कौन से टॉपिक के अंदर में है? ये एसेट एलोकेशन एंड सीएमई बोल के एक टॉपिक है, एक बुक होगा आपके पास क्वाइजर और मे बी को रीडिंग, उसका एक पार्ट है, स्टार्टिंग का चैप्टर है कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस सीएमई. सर ये एक्चुअली टेक्निकली कौन से टॉपिक के अंदर में आता है? दिस कम्स अंडर इकोनॉमिक्स. दिस कम्स अंडर इकोनॉमिक्स. जैसे लेवल 1 लेवल 2 में अपना इकोनॉमिक्स होता था, वैसे लेवल 3 के अंदर में वी हैव इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर में वी हैव सीएमई कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस. तो सीएमई के अंदर में वी हैव 2 चैप्टर्स, 2 रीडिंग है. एक है फ्रेमवर्क एंड मैक्रो कंसिडरेशंस, मैक्रो फ्रेमवर्क एंड मैक्रो कंसिडरेशन. दूसरा है फॉरकास्टिंग एसेट क्लास रिटर्न, कि सर एसेट क्लासेस जो है इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल स्टेट, रियल एसेट्स, उसका अपने कैसे फॉरकास्ट करेंगे. इज इट फाइन? समझ में आ रहा है सर? 2 रीडिंग है. एक है सीएमई, मतलब सीएमई के अंदर में वी हैव फ्रेमवर्क एंड मैक्रो कंसिडरेशंस. सेकंड है सर एसेट क्लासेस, जो अलग अलग इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, देन वी हैव रियल एसेट्स, उनका कैसे अपने फोरकास्ट करेंगे रिटर्न्स वगैरह. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर सीएमई कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन के अंदर में फ्रेमवर्क एंड मैक्रो कंसिडरेशंस. टेक्निकली दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज एलओएस नंबर ए एंड एलओएस नंबर बी. सर क्या है एलओएस नंबर ए एंड एलओएस नंबर बी? एलओएस नंबर ए बोलता है सर क्या रोल है सीएमई का एंड क्या फ्रेमवर्क है, सर कैसे बिल्ड करेंगे कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस को. सीएमई, सीएमई वर्ड तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो सुना हुआ नहीं है. वी हैड इन लेवल 1, वी हैड इन लेवल 2, मतलब लेवल 1 तो आप फर्स्ट टाइम सुनते हो कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस. पूरा यहाँ पे क्या रोल है सीएमई का. सेकंड, फ्रेमवर्क कैसे बिल्ड करोगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स to build what CME capital market expectations in the portfolio management process. Second, सर आप जब भी CME forecast करोगे, CME build करोगे, क्या challenges face करोगे, what are the challenges that you will face while developing what CME capital market forecast. तो ये पार्ट नंबर 1 है. उसके बाद जो एलओएस नंबर सी से लेकर आपका एलओएस नंबर जे तक है, लास्ट तक, वो है मैक्रो कंसिडरेशंस. मैक्रो तो फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू ए एंड बी, मैक्रो कंसिडरेशन इज रिलेटेड टू एलओएस नंबर सी से लेकर एलओएस नंबर जे तक. आई होप क्लियर हो गया होगा. परफेक्ट. तो सर आज अपने क्या कर रहे हैं, आज मेरा फोकस है एलओएस नंबर ए. एलओएस नंबर ए क्या बोलता है? डिस्कस द रोल ऑफ फ्रेमवर्क फॉर सीएमई कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है, तो एक बार पहले हेडिंग दे देता हूं. एलओएस नंबर ए, रोल एंड फ्रेमवर्क ऑफ सीएमई कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन. तो सर इस एलओएस को अपने 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे. एक पार्ट होगा रोल, सेकंड पार्ट होगा फ्रेमवर्क. तो फर्स्ट पार्ट इज रोल ऑफ सीएमई. वेरी इजी, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है लेवल 1 का. सर सीएमई कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, क्या चीज के लिए काम आता है? सर कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस काम आता है एसएए के लिए. इफ यू रिमेंबर सर अपने स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन जो मेरा आउटपुट है, दिस इज माय से आउटपुट. सर एसएए के लिए 2 इनपुट का रिक्वायरमेंट है. क्या क्या? सर एक रिक्वायरमेंट है कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस. सर व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस? सर एसेट क्लासेस का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोरिलेशन बिटवीन द एसेट क्लासेस, ये चाहिए सर कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन. एंड व्हाट डू यू नीड, वन मोर थिंग फॉर एसए. सर क्लाइंट का RRTTLLU, क्लाइंट का रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट्स, टैक्स, टाइम होराइजन, लिक्विडिटी, लीगल एंड यूनिकनेस. सर ये दोनों इनपुट से, ये दोनों क्या इनपुट्स है? ये दोनों इनपुट से सीएमई और RRTTLLU से क्या बनता है? स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन. आई होप आपने एसेट एलोकेशन जो टॉपिक है इसके बाद वाला वो कर लिया, बिकॉज वहां पे ऑब्वियसली फोकस यही सब चीजों पे है. तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन इज एन आउटपुट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट्स, सीएमई कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड क्लाइंट का RRTTLLU. परफेक्ट. ओके, फोकस किस पे है? सर फोकस इस पे है. किस पे? दिस इज द फोकस एरिया ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. सर कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस कैसे ड्रॉ करें, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला बात है सर रोल ऑफ सीएमई. सर सीएमई का क्या रोल है? सीएमई का रोल बता दिया.
सर द रोल ऑफ द सीएमई इज टू डेवलप व्हाट एसएए। वैसे तो मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकता था, बट क्यों लिखना है? वी हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और वही तो चाहिए। द रोल ऑफ द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस इज टू forecast the sir asset classes के expected return, standard deviation and correlation to have what strategic asset allocation SAA. Is it fine? Also अपने लेवल 1 में अगर आपको याद होगा, लेवल 1 में क्या अपने इनफैक्ट लेवल 3 के अंदर में भी एक्सेल शीट में कराया है एसेट एलोकेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, अगर आपको याद है तो सर वहां पे अपने क्या करते थे लेवल 1 के अंदर में रहकर लेवल 1 का चीज याद करते हैं। सर एसेट क्लास दिया हुआ है, मान लीजिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन, काफी सारे एसेट क्लास दिया हुआ है। सर उसका फॉरकास्ट करते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सर कोरिलेशन मैट्रिक्स होता था। कोरिलेशन मैट्रिक्स A1 A2 A3, याद आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ सर याद तो आ रहा है। तो ये अपने फॉरकास्ट करते थे, ये तो हो गया CME capital market expectations, means you are forecasting the expected return, standard deviation and the correlation between the asset classes. sir obviously ये जो asset classes है, ये जो A1 A2 A3, this needs to be approved in the IPS. सर जो IPS ड्राफ्ट हो रहा है क्लाइंट के लिए, उसमें ये क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए ना, कि सर जो क्लाइंट है वो कौन से एसेट क्लास में कंफर्टेबल है, इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में, रियल एसेट्स के अंदर में सर रियल स्टेट, कमोडिटी, कौन सा? इनफैक्ट अगर आप और थोड़ा सा डिग डाउन करोगे एसेट क्लासेस के अंदर में, तो सर इक्विटी के अंदर में वी कैन हैव डेवलप्ड मार्केट इक्विटी, वी कैन हैव इमर्जिंग मार्केट इक्विटी। इज इट फाइन? सर डेवलप्ड कंट्रीज में, इमर्जिंग के अंदर में सर वी कैन हैव डिफरेंट साइजेस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सर स्टाइल, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, याद आ रहा है ये सब चीज? सर स्टाइल हो सकता है, मार्केट कैप हो सकता है, सेक्टर बेस्ड हो सकता है, वी कैन हैव वेरियस कंट्री ज्योग्राफी वाइड हो सकता है। तो सर अगर अपने और मतलब ग्रैनुलर फॉर्म में जाएंगे तो सर अपने और एसेट क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल इक्विटी में जो अपने बात की। सेकंड कैन बी योर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड। सर बॉन्ड के अंदर में भी हो सकता है नॉमिनल बॉन्ड वर्सेस टिप्स, नॉमिनल बॉन्ड वर्सेस टिप्स, ट्रेजरी वर्सेस कॉर्पोरेट, इन्वेस्टमेंट ग्रेड वर्सेस हाई यील्ड। इज इट फाइन? तो इस तरीके से सर बहुत ज्यादा ग्रैनुलर फॉर्म में अपन जा सकते हैं। सर रियल स्टेट का बात, रियल एसेट्स का बात करेंगे तो सर रियल एसेट्स के अंदर में भी सर रियल स्टेट आ जाएगा, उसके अंदर में भी प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। तो इस तरीके से और ज्यादा ग्रैनुलर फॉर्म में अपने एसेट क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दोज विल बी ट्रीटेड एज मोर एज सब एसेट क्लासेस। तो इस तरीके से अपने सर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोरिलेशन फॉरकास्ट करेंगे फॉर ऑल दिस एसेट क्लासेस। सर जब आ रहा है ये क्या लिख रहे हैं अपने, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है? फॉरकास्ट। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है सर? फॉरकास्ट। तो सर फॉरकास्ट में तो क्या एक्यूरेसी होना, मतलब वो होगा क्या एकदम की एक्यूरेट ही होना चाहिए? सर मे नॉट बी, मतलब देयर कैन बी एरर्स इन टर्म्स ऑफ फॉरकास्टिंग। ऑब्वियसली द एरर शुड बी मिनिमल। सर ऑब्वियसली जब आप फॉरकास्टिंग का बात कर रहे हो तो सर मिस्टेक होने का तो प्रोबेबिलिटी है, कोई डाउट ही नहीं है, बट वो फॉरकास्टिंग एरर सर एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेट क्या होना चाहिए? कम से कम, मतलब द गैप बिटवीन द आउटकम वर्सेस व्हाट यू हैव फॉरकास्टेड शुड बी व्हाट? मिनिमल, कम से कम होना चाहिए। तो सर CME कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, इट कैन हैव forecasting errors। ऑल्सो सर जब अपन फोरकास्ट कर रहे हैं एसेट क्लासेस को लेके, ठीक है, अपने जब भी एक्सपेक्टेड रिटर्न CME ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोरिलेशन। इनफैक्ट एक और चीज याद आ गया, लेवल 1 का एक डायग्राम बनाते थे, प्लीज माइंड मत करिएगा कि सर लेवल 1 को टच करे, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, फिर अपना एक ऐसे एफिशिएंट फ्रंटियर बनता था, कोई याद आ रहा है तो अम्ब्रेला जैसा। उसके बाद सर अपने RF लेते थे तो एफिशिएंट फ्रंटियर ऐसा हो जाता था, ऐसा हो जाता था, जिसको अपने बोलते थे CML, कैपिटल मार्केट लाइन। याद आ रहा है सर? ये अपना कैपिटल मार्केट लाइन CME से बना। उसके बाद अपने इंडिफरेंस कर्व क्लाइंट का ड्रॉ करते थे, इंडिफरेंस कर्व क्लाइंट का ड्रॉ करते थे। उसके बाद सर जहाँ पे IC का वो एफिशिएंट फ्रंटियर टच हो रहा, दैट विल बी द एफिशिएंट फ्रंटियर फॉर द क्लाइंट। इज इट फाइन? ये सब सारा चीज इनफैक्ट यही है, CME तो यही है ना,
जो अपने कर चुके हैं लेवल 1 के अंदर में। अब ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बात करेंगे और सीएमई कैसे करते हैं उसको लेके डिस्कस करने वाले। ओके, तो सर सीएमई का रोल क्या है? सिंपल एक लाइन के अंदर में सर सीएमई का रोल है टू हैव व्हाट? स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, टू हेल्प इन दी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ऑब्वियसली क्लाइंट का RTTLLU इज रिक्वायर्ड। सेकंड अपने बात कर रहे थे कि सर ये जो फॉरकास्टिंग एरर है ऑब्वियसली सर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आप जितना बेटर फॉरकास्ट करोगे उतना एफिशिएंटली आपका एसेट एलोकेशन होगा, सिक्योरिटी सिलेक्शन होगा। एसेट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन इज डिफरेंट। सर एसेट एलोकेशन मतलब कितना पैसा इक्विटी, कितना पैसा फिक्स्ड इनकम, कितना पैसा रियल स्टेट। सिक्योरिटी सिलेक्शन तो उसके बाद होगा। तो सर एसेट क्लासेस एफिशिएंट होगा, फिर अपना सिक्योरिटी सिलेक्शन एफिशिएंट होगा, एंड फिर उसके बाद अपने प्रॉपर रिस्क मैनेज कर पाएंगे। इज इट फाइन? तो सर बेटर फॉरकास्ट, अगर सर फॉरकास्ट बेटर हुआ इट हेल्प्स बेटर फॉर, क्या लिख रहा हूं मैं, बेटर फॉरकास्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन एसेट एलोकेशन, सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सर बेटर फॉरकास्ट क्या चीज का? सीएमई, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन, एसेट क्लासेस का एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन। थर्ड सर ऑल्सो वी नीड टू एंश्योर सर्टेन कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली सर जब अभी फ्रेमवर्क को लेके अपने डिस्कस करेंगे वहां पे जो वर्ड है ना कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा काम आएगा, वहां पे और थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करूंगा। बट यहाँ पे लोग दो टर्म लिखा हुआ है कि सर देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी is required for capital market expectations। सर अभी जो कंसिस्टेंसी है ये दो टाइप का है, एक है क्रॉस सेक्शनल कंसिस्टेंसी, क्रॉस सेक्शनल कंसिस्टेंसी, और दूसरा है इंटर टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, इंटर टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। सर इनका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला सर क्रॉस सेक्शनल कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि जब आप फॉरकास्ट किए, मान लो ये इक्विटी है, ये फिक्स्ड इनकम है। जब आप फॉरकास्ट किए आपने मान लो दो एसेट क्लास लिया, वन यू टुक इक्विटी, वन यू टुक फिक्स्ड इनकम। तो सर आइडियली किसका रिटर्न और किसका रिस्क कम होगा आउट ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम? ऑब्वियसली सर फिक्स्ड इनकम का रिटर्न शुड बी लोअर एंड रिस्क शुड बी लोअर एज कंपेयर टू व्हाट इक्विटी। बट अगर बाय चांस आपने जो इनपुट्स लिया टू फॉरकास्ट दिस, उसके वजह से अगर फिक्स्ड इनकम का रिटर्न एंड एसडी ज्यादा आया इक्विटी से, तो सर वो उसको अपने बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल इनकंसिस्टेंसी। क्या? क्रॉस सेक्शनल इनकंसिस्टेंसी। सर आपस में इक्विटी और फिक्स्ड इनकम अलाइंड नहीं है, अलाइंड नहीं है। तो सर ऑब्वियसली फिर अपने को ठीक करना पड़ेगा अपना फॉरकास्ट। तो सर जब अपने ठीक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल कंसिस्टेंसी। मतलब सर इक्विटी का रिस्क एंड रिटर्न वर्सेस बॉन्ड का रिस्क एंड रिटर्न क्या अलाइंड है। इज इट फाइन? क्योंकि इक्विटी का आइडियली इक्विटी का रिस्क एंड रिटर्न शुड बी हायर देन दी फिक्स्ड इनकम। तो क्रॉस सेक्शनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? एसेट क्लास रिस्क एंड रिटर्न should be consistent। Example, fixed incomes RNR risk and return should be less than equities risk and return। Next, इंटरटेम्पोरल कंसिस्टेंसी। सर इंटरटेम्पोरल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बोलने का मतलब है कि सर जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वर्सेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस शुड बी अलाइंड। द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस शुड बी कंसिस्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस द इन्वेस्टमेंट होराइजन। सर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर
जैसे जैसे अपना एज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे अपना एज इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे अपना स्टॉक का एलोकेशन कम होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज सर अपने लाइक जैसे जैसे एज बढ़ रहा और रिस्क लाइक वी आर बिकमिंग व्हाट मोर रिस्क एवर्स, तो आवर एलोकेशन द मैक्सिमम एलोकेशन शुड मूव टू अ सेफर एसेट्स लाइक फिक्स्ड इनकम। बट अगर सर ऐसा नहीं होता है, मतलब आप अभी रिटायरमेंट के एज पे हो और मान लो आपका अभी भी इक्विटी का एलोकेशन इज अराउंड से 80% इन योर पोर्टफोलियो, दैट इज इंटर टेम्पोरल इनकंसिस्टेंट, दैट इज इंटर टेम्पोरल इनकंसिस्टेंस है, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सर क्या करना चाहिए, वी हैव टू अलाइन द इन्वेस्टमेंट होराइजन वर्सेस आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब द इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम, the investment decisions should be consistent over time, because obviously consistent मेरा बोलने का मतलब है जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अलाइन करना पड़ेगा विद द इन्वेस्टमेंट होराइजन और द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो इंटर टेम्पोरल कंसिस्टेंसी मींस द इन्वेस्टमेंट डिसीजन should be consistent with the long term investment horizon, means as age increase हो रहा है allocation to इक्विटी कम हो जाए एंड फिक्स्ड इनकम इंक्रीज हो जाए। इज इट फाइन? रोल सिंपल, रोल का मतलब क्या है यहाँ पे, रोल का मतलब है सर कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन के अंदर में, सिंपल लाइन के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। सेकेंड पार्ट इसी के अंदर में, फ्रेमवर्क ऑफ CME कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। फ्रेमवर्क, सर व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेमवर्क? सर फ्रेमवर्क का मतलब हुआ सिस्टमैटिक अप्रोच। कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस तुम कोई रैंडम बेसिस पे नहीं कर सकता है। CME एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी, स्टॉक इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, whatever asset classes you are choosing, in terms of the forecasting the expected return standard deviation, you need to follow certain steps. There should be a systematic approach, it cannot be heavy, मतलब ऐसा नहीं कर सकता है कि फर्स्ट ये किया उसके बाद ये वाला चीज कर लिया। you need to be like setting up a process and accordingly you should do what, capital market expectations। तो सर CME का मतलब हुआ disciplined approach, तो सर क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, व्हाट आर दी स्टेप्स दैट विल फॉलो? टोटल 7 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि सर अपने एक काम करते हैं ना, इनफैक्ट आप यहाँ पे देखिएगा, यहीं से मेरे को हेल्प हो जाएगा। आप सोचो, स्टोरी बिल्ड कर रहा हूँ, सोचो आपका लेवल 3 क्लियर हो गया सर एक बार में, बिल्कुल एक बार में लेवल 3 एक बार में आपका क्लियर हो गया एंड यू हैव गॉट सम जूनियर रिसर्च का रोल। वहां पे आपको बोला गया कि यू नीड टू डेवलप कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। क्या करना है, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन किए नहीं है सर लाइफ में कभी, कैसे करे? तो तुम क्या करेगा, सबसे पहला क्लाइंट का IPS चेक करेगा कि सर क्लाइंट कौन कौन सा एसेट क्लासेस में कंफर्टेबल है एंड उस एसेट क्लास को लिखेगा। देखो ऐसे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, उस तरीके से तुम लिख लेगा इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट। एंड सर ये सब जो एसेट क्लासेस है उसका क्लाइंट का क्या टाइम होराइजन है, टाइम होराइजन कि सर 5 ईयर है, 10 ईयर है, 20 ईयर है, 30 ईयर है, उसके अकॉर्डिंग यू विल डू दी फोरकास्टिंग ऑफ ER, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोरिलेशन। बहुत सिंपल सा बात कर रहा हूं मैं। बोला सर सबसे पहले अपने एक काम करेंगे, वी विल एक्सप्लिसिटली मेंशन all the asset classes which has been approved in the IPS and along with the time horizon। क्योंकि सर क्या टाइम होराइजन है, कोई 5 इयर्स का है, किसी का एपेटाइट, कोई का 10 इयर्स का, कोई का 15 इयर्स का, उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू डू दी फोरकास्टिंग ऑफ दिस एसेट क्लासेस। तो पहला स्टेप ये हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या बोला, लिख लेते हैं साथ साथ में, हाँ। तो फर्स्ट स्टेप इज explicitly
लिस्ट द एसेट क्लासेस, आप लिस्ट बना लो, एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। ऑफ द एसेट क्लास कि सर इक्विटी, फिक्स्ड इनकम वगैरह आप कितना टाइम तक होल्ड करोगे, आप मतलब एज अ क्लाइंट। ठीक है, फर्स्ट डे जॉब पे गया तुम, बोला, आपको बोला गया कि आपको सीएमई ड्राफ्ट करना है, तो तुम बोला ओके चल क्लाइंट का आईपीएस खोलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा एसेट क्लासेस अलाउेबल है। तो सर वो एसेट क्लासेस लिखे, उसके बाद सर उसका टाइम होराइजन डिफाइन कर ली कि क्लाइंट कितना 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर कितना टाइम लेने के लिए बोला है। तो सर पहला चीज तो ये हो गया। ये करने के बाद तुम हो गया कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि तुमको ये काम दिया गया कि ईआर करो, स्टैंडर्ड डिविएशन करो, कोरिलेशन फाइंड आउट करो। तुमको बोला यार ये तो कभी किए नहीं है लाइफ के अंदर में, तो क्या करे? तो कितना बार क्या होता है ना, जब भी अपने एक न्यू रोल में जाते हैं तो जो पुराना बंदा छोड़ के गया है, पुराना बंदा छोड़ के गया सर, उसका फाइल्स वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे किया था। आर यू एबल टू कोरिलेट जो फर्स्ट डे जॉब पे ये सब किया है? और मैक्सिमम जन करता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी रोल में हो, तो सर अपने पुराने पर्सन का जो छोड़ के गया फाइल उसको चेक करते हैं कि वो कैसा किया, एंड उसके हिसाब से एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा इक्विटी का इस ये तरीका, ये मेथड फॉलो किया था, फिक्स्ड इनकम का ये तरीका फॉलो किया था, एंड उस तरीके से ट्राई करते हैं सर फॉरकास्ट करने का, उस तरीके से अपने ट्राई करते हैं फॉरकास्ट करने का। तो सर सेकंड स्टेप में अपने क्या करेंगे, वी विल एनालाइज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट क्लास। इज इट फाइन? आर यू एबल टू कोरिलेट कि सर जो पास्ट में हुआ है वो अपने एनालाइज करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट आर द ड्राइवर्स दैट अफेक्ट द एसेट क्लासेस। सर कौन कौन सा ड्राइवर एसेट क्लासेस को इफेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल सर इक्विटी के केस में जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ऑल दिस इफेक्ट्स। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम, क्योंकि ये सब तो मैक्रो फैक्टर्स है सर, ये सब तो सारी चीज को इफेक्ट करेंगे। तो सर अपने ये सब पास्ट एनालिसिस करेंगे एंड ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करेंगे। ड्राइवर्स बोला जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। ये करने के बाद वी विल ट्राई टू फॉरकास्ट अ रेंज, एक रेंज बना लेंगे ऑफ द रिटर्न ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। फॉर एग्जांपल इक्विटी मे बी बिटवीन से 13 टू 15। ठीक है सर, जब रेंज बनाए उसको चेक करेंगे कि हाँ भाई पास्ट से बहुत ज्यादा हेवे तो नहीं है, लाइक देयर इज नो मच डिफरेंस, एंड ऑब्वियसली सर पास्ट विल नॉट प्रिवेल इन द फ्यूचर। कोई जरूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में हो, पास्ट में कोविड हुआ तो जरूरी नहीं है फ्यूचर में होगा। तो यू शुड बी ओपन इन दैट। ऐसा नहीं कि तुम पास्ट का डेटा लिया और इसी का ही बस कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि पास्ट में तुमको पता है कोविड के बाद इक्विटी का रिटर्न, मतलब देयर हैज बीन वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी, मे नॉट इट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो यू शुड हैव दैट ओपन माइंड कि भाई ऐसा नहीं है कि पास्ट का डेटा लिए और पास्ट के हिसाब से सब कुछ काम कर दिया। नो, पास्ट तो देखेंगे प्लस करंट सिचुएशन, करंट एनवायरनमेंट भी तो देखना है। तो सेकंड स्टेप क्या बोलता है, we will analyze the past performance, analyze the past performance of the asset class and determine the drivers। ड्राइवर्स मतलब यहां हो गया जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, inflation, etc. and determine the drivers that affect this asset class, जो asset class को affect करता है, and form a range and form a range। ठीक है, तुम एक रेंज डिसाइड कर ले कि क्या फॉरकास्ट होगा, एंड फॉर्म अ रेंज फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो सर पहला स्टेप क्या किया सर, एसेट क्लास लिख लिए। अब ये तुम सोचेगा सर एसेट क्लास में क्या क्या ले सकते हैं। एसेट क्लास के अंदर में तुम इक्विटी में यू कैन टेक डोमेस्टिक इक्विटी वर्सेस इंटरनेशनल इक्विटी, डेवलप्ड वर्सेस इमर्जिंग, सर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, जो ग्रैनुलर फॉर्म में आप कर सकते हो यू कैन डू। फिक्स्ड इनकम के अंदर में आईजी वर्सेस जंक बॉन्ड्स, टिप्स वर्सेस नॉमिनल बॉन्ड। तो ये एसेट क्लासेस आपने लिखा एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट होराइजन। सेकंड स्टेप में क्या किया, क्या बोला कि सर जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको चेक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग सर ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि सर determine the drivers that actually affect the asset classes, for example GDP, interest rate, inflation, and form a range for the future कि सर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये तो कर लिए सर। थर्ड,
याद रखना अपना ऑब्जेक्टिव क्या है सर, अपना ऑब्जेक्टिव है ये टेबल को फिल करना, ये जो टिक मारा है ना, मतलब यू हैव टू पुट दी नंबर्स, ये अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव है। थर्ड सर, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वी विल चूज द वेरियस मॉडल्स, अलग अलग मॉडल चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इक्विटी वी कैन चूज एब्सोल्यूट मॉडल वर्सेस रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। सर एब्सोल्यूट में के अंदर में अपने डीसीएफ एफसीएफ वगैरह लगा सकते हैं, रिलेटिव के अंदर में वी कैन यूज पी रेशियो पीबी रेशियो वगैरह, तो सर वो अपने मॉडल चूज कर सकते हैं। सर इक्विटी फिक्स्ड इनकम के केस में वी कैन यूज यील्ड कर्व मॉडल्स। इन केस ऑफ रियल स्टेट के अंदर में अगर अपने को रियल स्टेट फॉरकास्ट करना है तो सर अपने रेंटल यील्ड वगैरह यूज कर सकते हैं टू डू दी फॉरकास्टिंग। तो थर्ड स्टेप में क्या करने वाले सर, अपने मॉडल चूज करेंगे। थर्ड स्टेप विल बी चूज दी appropriate models. For example, absolute versus relative valuation model, मॉडल चूज कर लिए सर, मॉडल चूज कर लिए। अब सर जो मॉडल चूज किए हैं उसके हिसाब से वी नीड टू कलेक्ट दी डेटा। अरे डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे डेटा थोड़ी तक अभी तक कलेक्ट किया, तुम क्या एसेट क्लासेस लिखा, उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया सर, ड्राइवर्स चेक किए, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, उसके बाद एक रेंज ट्राई कर रहे हैं रेंज बनाने का, उसके लिए क्या चाहिए सर, मॉडल चाहिए मेरे को, कौन सा मॉडल यूज करना है सर, मॉडल यूज करने के लिए मेरे को इनपुट तो दीजिए। अरे डीसीएफ के अंदर में अपने क्या करते हैं सर, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस, वो सब सारा चीज है, सो दोज आर एक्चुअली व्हाट इनपुट्स। तो फोर्थ नंबर में क्या होने वाला है, कलेक्ट दी डेटा, कलेक्ट दी इनपुट्स और डेटा, डेटा कलेक्ट करो। सर डेटा क्या होना चाहिए सर, डेटा डेटा क्या होना चाहिए, मतलब इट शुड बी बायस्ड डेटा और अनबायस्ड। सर ऑब्वियसली अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड मेरा बोलने का मतलब सर अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए सर, जो भी डेटा निकल के आ रहा है, फैक्ट्स निकल के आ रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए सर, रियलाइबल सोर्स से होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कोई थर्ड पार्टी से अपने ले रहा है विच मे नॉट बी रियलाइबल, इज इट फाइन सर, गवर्नमेंट के वेबसाइट से होना चाहिए, सेंट्रल बैंक के वेबसाइट से होना चाहिए, चीज समझ में आ रहा है। तो सर अपने रियलाइबल सोर्सेज यूज करेंगे, फाइनेंशियल पब्लिकेशन, ऑल दोज आर रियलाइबल सोर्सेज, सर वहां से डेटा पिक करेंगे। सर टाइमली डेटा पिक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमली डेटा पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी नीड टू डू दी शॉर्ट टर्म कैपिटल मार्केट फॉरकास्ट, सर शॉर्ट टर्म सीएमई करना है तो सर अपने जो डेटा कलेक्ट करेंगे सर वो अपने हो सकता है डेली का डेटा कलेक्ट कर लेंगे ऑफ ऑल दीज ड्राइवर्स। सर अपने को लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट करना है तो सर अपने हो सकता है मंथली, क्वार्टरली या एनुअली डेटा कलेक्ट करेंगे, इज इट फाइन। तो देयर शुड नॉट बी एनी बायस, सब बायस से फ्री होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, रियलाइबल सोर्स के थ्रू होना चाहिए, इज इट फाइन। ओके, तो कलेक्ट द इनपुट्स और डेटा, दिस शुड बी अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब नो पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, दिस शुड बी अनबायस्ड, accurate, reliable source मतलब फाइनेंशियल पब्लिकेशन, गवर्नमेंट डेटा, रियलाइबल सोर्स एंड इन टाइमली मैनर। टाइमली मैनर मतलब सर अगर शॉर्ट टर्म सीएमई है तो डेली का डेटा ले सकते हो आप, लॉन्ग टर्म सीएमई फॉरकास्ट करना है तो सर जो डेटा का फ्रीक्वेंसी होगा दैट कैन बी मंथली या क्वार्टरली या एनुअल, इज इट फाइन। फिफ्थ सर मॉडल चूज कर लिए, मॉडल चूज कर लिए, उसका इनपुट ले लिए, इनपुट कलेक्ट कर लिए, तो सर फिफ्थ क्या करना होगा सर, वी नीड टू अप्लाई आवर जजमेंट, वी नीड टू अप्लाई आवर experience to ensure the data collected in step 4 should be integrated
विद स्टेप 3, सर जो डेटा गैदर किए हैं उसको मॉडल में फिट कर दीजिए। वो मॉडल में ऐसे डायरेक्टली फिट नहीं करेंगे, अपना एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस यूज करेंगे या अपना खुद का जजमेंट लगाएंगे, क्योंकि कोई जरूरी है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किए हैं वो पास्ट का हो सकता है। डेटा आपने कलेक्ट किए हैं तो सर करंट इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, तो प्लीज वो जो इनपुट को आप लगाओगे, मतलब इन दी मॉडल यू मे नीड टू मॉडिफाई some of the inputs because the past data may not be adjusted into the current model. Is that fine? So sir, fifth step will be apply judgment, apply experience and judgment, to feed the data. जो स्टेप नंबर 4 का था, इन मॉडल, जो कि स्टेप 3 में था। इंश्योर इनपुट्स आर कंसिस्टेंट। सर जो इनपुट डेटा आपने कलेक्ट किया ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सर ये वर्ड कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि मान लो आपको लगता है इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज होने वाला है, तो सर अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इज इट फाइन? सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बॉन्ड का एक्सपेक्टेड रिटर्न शैल व्हाट? फॉल। बॉन्ड का एक्सपेक्टेड रिटर्न शैल व्हाट? फॉल। सर कमोडिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न शैल इंक्रीज, क्योंकि अपने को पता है सर कमोडिटी एक्ट्स एज एन इन्फ्लेशन हेज। तो क्या बोला सर, अगर लगता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सर बॉन्ड का रिटर्न शैल इंक्रीज, आइडियली इट शुड फॉल, एंड कमोडिटी का रिटर्न शैल व्हाट? इंक्रीज। तो बोले सर जो आप इनपुट्स लोगे ना इंश्योर करिएगा कंसिस्टेंट हो, मतलब यू शुड नॉट टेक कि सर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट तो इंक्रीज होगा और बॉन्ड का रिटर्न इंक्रीज होगा और कमोडिटी का रिटर्न इंक्रीज होगा। रॉन्ग, इट इज व्हाट? इनकंसिस्टेंट हो गया ना, क्योंकि सर आपने अभी बात की बॉन्ड का रिटर्न तो क्या होना चाहिए था? गिरना चाहिए था, और आपने गलती से क्या कर लिया? उसको दिखा दिया सर इट इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट? इंक्रीज। तो यू शुड बी श्योर ऑन दैट। Ensure inputs are what? Consistent. For example, if inflation increases, then तुम ये नहीं बोल सकते सर अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा। तुमको बोला सर देन interest rate is expected to increase. फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, सर डेटा कलेक्ट कर लिए, यहाँ डेटा कलेक्ट कर लिए सर, मॉडल में लगा लिए। मॉडल में लगाने के बाद क्या मिलने वाला आपको? सर फॉरकास्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोरिलेशन, मतलब यू विल डेवलप व्हाट? सीएमई। सिक्स स्टेप में क्या? सीएमई डेवलप करिए। सर यही तो ऑब्जेक्टिव था। अरे यही तो ऑब्जेक्टिव था, सीएमई तो फॉरकास्ट करना था अल्टीमेटली। आपने कहाँ से स्टार्ट किए थे टॉपिक को कि सर सीएमई फॉरकास्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? एसेट क्लासेस लिख लेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 1 अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट होराइजन। सेकंड सर पास्ट डेटा चेक कर लेंगे, पास्ट डेटा के हेल्प से वी नीड टू डिटरमाइन द ड्राइवर्स। सर ड्राइवर्स डिसाइड करने के बाद अपने क्या करेंगे? एक रेंज बना लेंगे, रेंज। तो सर रेंज के लिए व्हाट आई नीड? सर आई नीड दी मॉडल। सर मॉडल चूज कर लेंगे कौन सा मॉडल है, उस मॉडल के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए वो अपने कलेक्ट करेंगे। सर डेटा और इनपुट जब कलेक्ट करेंगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि सर अनबायस्ड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम रिलायबल सोर्स। सर टाइमली मैनर पे डेटा गैदर होना चाहिए, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट को लगा के अपने उस मॉडल के अंदर में फिट करेंगे। ऑल्सो वी नीड्स टू इंश्योर दैट इनपुट्स क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि सर अपने ये फॉरकास्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो अपने ये नहीं बोले कि सर इंटरेस्ट रेट तो गिरेगा। अरे ये तो इनकंसिस्टेंसी हो गया ना, बिकॉज इफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मतलब इंटरेस्ट रेट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो तुम ये गलती से इनपुट मत लेना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, नो। तो इनपुट शुड बी व्हाट? कंसिस्टेंट। और उसके बाद क्या? डेवलप कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। सर डेवलप हो गया, आपने बॉस को अपना रिपोर्ट दे दिया कि ये रहा कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। वो आपके जो आपका रिपोर्ट है वो चेक किया और जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड था उसको करके आपको बोल दिया कि हाँ परफेक्ट, इसको लगा लो, मतलब ये सही है। आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा? सर परफॉर्मेंस चेक होगा कि जो फोरकास्ट किए हैं वर्सेस जो एक्चुअल है
वो ऑब्वियसली सेम होना तो डिफिकल्ट है, बट आसपास है कि नहीं। इसका मतलब क्या कि सर क्या फोरकास्टिंग एरर, ये जो एरर है फोरकास्टिंग एरर, ये बड़ा है या छोटा है। मतलब फोरकास्टिंग एरर मतलब एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेट। फोरकास्टिंग एरर मतलब एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेट, सर बहुत दूर दूर है या पास पास है। पास पास है तो फोरकास्टिंग एरर विल बी लो, अगर दूर दूर है एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट तो सर फोरकास्टिंग एरर विल बी व्हाट, हाई। मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ ऑडिट, इट्स लाइक काइंड ऑफ व्हाट, ऑडिट। तो सर 7 स्टेप पे अपने क्या करने वाले लास्ट में कि सर इट्स लाइक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि सर वी विल चेक व्हाट इज द फोरकास्टिंग एरर। अगर सर फोरकास्टिंग एरर काफी बड़ा है तो सर अपने वापस से मॉडल को चेक करेंगे, जो मॉडल लिए अपने, वी नीड टू चेक दैट एंड वी नीड टू चेक इन टर्म्स ऑफ द डेटा व्हाट वी हैव टेकन। और अगर सर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा तो सर वी विल डू दी चेंजेस, अपने थोड़ा बहुत उसको रिफाइन करेंगे मॉडल को। इज इट फाइन? सो दिस आर दी 7 स्टेप्स। तो 7वां स्टेप क्या? check the forecasting error, that is actual versus estimated. If error is high, we need to refine the model. So it's like audit. Also, मतलब जब तुम forecasting error देखा actual versus estimated, also ensure output is consistent. सर आउटपुट इज कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अपने बात की सर इनपुट इज कंसिस्टेंट, सर इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो सर इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो सर जब तुम आउटपुट में देखा तो देखा कि सर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो सर ऑब्वियसली सर कमोडिटी का रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, बिकॉज सर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कमोडिटी एक्स एज इन्फ्लेशन एज। तो सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो सर जो बॉन्ड का रिटर्न है वो क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। तो मतलब जो आउटकम है ना वो उल्टा नहीं हो जाए, वो उल्टा नहीं हो जाए। इज इट फाइन? तो ऑल्सो इंश्योर आउटपुट इज व्हाट? कंसिस्टेंट। तो check the forecasting error, actual versus estimate. If error is high, we need to refine the model. So it's like audit. Also ensure output is what? Consistent. Okay. So these are the 7 steps. Also ये लोग 1-2 पॉइंट लिखा है। अनबायस्ड, एक काम करो तो अनबायस्ड को थोड़ा सा खोल के लिख लो तो एक बार, क्योंकि तुम अगर बाद में नहीं समझ पाया अनबायस्ड मतलब should be based on fact। ये लोग ना लास्ट पैराग्राफ में उसको आइजर में लिखा है तो उसको मैं यहीं पे लिखवा दिया, should be based on fact और data and not on पर्सनल ओपिनियन। मतलब तुम्हारा कोई चीज के बदले में कोई बायसनेस है, कोई ओपिनियन है, तो प्लीज तुम अपना फैक्ट या डेटा को चेक करके अपना वो बायसनेस है उसको इंश्योर करो कि वो नहीं हो, ताकि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, सीएमई वगैरह आप जो भी फोरकास्ट कर रहे हो वो सही हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल सोर्स हो। सर डेटा कितना लेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर अपने मान लो इक्विटी के लिए कर रहा है, ठीक है, इक्विटी के लिए कर रहे हैं तो सर कितना डेटा पॉइंट्स लेंगे? तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा अपने लेवल 1 के अंदर में सैम्पलिंग चैप्टर के अंदर में अपने एक चीज को लेकर डिस्कस करते थे, सर सैंपल साइज कितना बड़ा हो जिससे कॉन्फिडेंस आए। तो अपने बात करते थे सर n कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। याद है ये नंबर? ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। तो सर बोला कि सर अगर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 देन वी कैन से ओके सर जितना डेटा लिए दैट्स फाइन। मतलब the data points which you need to take should be greater than or equal to what? 30. Is that fine? सर मान लीजिए अपने एक हाइपोथेसिस कर रहे हैं जिसमें अपने ये चेक करना चाह रहे हैं कि सर अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो क्या सर इक्विटी रिटर्न बढ़ता है? इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स
whether equity return increases, so we need to take what? Data. We need to take what? Data. अब बात करें सर ये डेटा जो पास्ट डेटा ले रहे हैं वो कितना ले, कितने मंथ्स का ले, कितना ईयर का ले, तो बोला सर 30 या 30 से ज्यादा लेना चाहिए आपको. इज इट फाइन? एंड सर जो पास्ट डेटा लेंगे उसके हिसाब से आइडिया हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली वी नीड टू एडजस्ट एज पर द करंट सिनेरियो. परफेक्ट. तो लास्ट लाइन लिख लो. नंबर ऑफ data points should be greater than or equal to what? 30. ओके, चलो एक बार स्क्वाइजर में आते हैं. डिस्कस द रोल ऑफ एंड फ्रेमवर्क. रोल का आपने बात कर लिया. रोल एक लाइन का ही है, लिखा है मैंने 2-3 लाइन ऑब्वियसली, क्योंकि देखो यहाँ पे लोग टर्मिनोलॉजी यूज किया, क्रॉस सेक्शनल एंड इंटरटेम्पोरल कंसिस्टेंसी. अदरवाइज अगर तुमसे पूछेगा कोई भी सर रोल क्या कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन का, टू डेवलप SAA, खत्म. फ्रेमवर्क के अंदर में 7 स्टेप्स है. क्या क्या स्टेप है याद करने का ट्राई करें. सर पहला स्टेप है एसेट क्लासेस को लिख लेंगे. सर इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक कर लेंगे, पहला स्टेप हो गया. सेकंड, सर पास्ट डेटा चेक कर लेंगे. पास्ट डेटा के हेल्प से अपने डिटरमाइन करेंगे क्या क्या ड्राइवर्स है जो एसेट क्लासेस रिटर्न को इन्फ्लुएंस करता है. सर उसके बाद अपने क्या करेंगे, रेंज बना लेंगे. रेंज, सर रेंज के लिए मेरे को क्या चाहिए. थर्ड स्टेप, सर मॉडल चूज करेंगे. एब्सोल्यूट, रिलेटिव, वेदर इट विल बी फॉर इक्विटी, वेदर इट विल बी फॉर रियल एस्टेट, वेदर इट विल बी फॉर फिक्स्ड इनकम. फोर्थ, सर ये जो मॉडल अपने बनाएंगे तो सर इसके लिए तो इनपुट चाहिए, डेटा चाहिए, तो सर अपने डेटा कलेक्ट करेंगे. डेटा कलेक्ट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि सर डेटा क्या होना चाहिए. इनपुट डेटा शुड बी कंसिस्टेंट. इनपुट डेटा शुड बी कंसिस्टेंट होना चाहिए. सर रिलायबल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, टाइमली मैनर पे आना चाहिए. ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सर एक बार डेटा मिल गया, मॉडल मिल गया, सर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे. बट क्या ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो? नो सर, अपना जजमेंट लगाएंगे, अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, उसके बाद अपने इंश्योर करेंगे. तभी तो सर समझ में आएगा कि सर इनपुट डेटा शुड बी व्हाट? कंसिस्टेंट. इनपुट डेटा शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो आइडियली इंटरेस्ट रेट शुड व्हाट? इंक्रीज. तो ये अपने कितना स्टेप्स हुआ? 5 स्टेप्स हो गया ना, या इंटीग्रेशन वाला 5 स्टेप्स हो गया. 6 स्टेप के अंदर में सर CME अपने डेवलप करेंगे, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे, और लास्ट वाले स्टेप में ऑडिट करेंगे कि सर एक्स एंटी वर्सेस एक्स पोस्ट, कि सर जो सोचा था और जो होना चाहिए था कितना दूर है. फॉरकास्टिंग एरर, सर अगर बहुत ज्यादा दूर है तो सर ऑब्वियसली अपना मॉडल को रिविजिट करेंगे. डेटा पॉइंट्स जो लिए हैं उसको क्या? रिविजिट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, सर जो डेटा चूज करेंगे ना वो रिलायबल सोर्स से होना चाहिए था. सर गवर्नमेंट के वेबसाइट, बैंकिंग वेबसाइट, सर फॉर एग्जांपल GDP फॉरकास्ट करना है तो सर वर्ल्ड बैंक का डेटा लेंगे. ठीक है, तो इट शुड बी फ्रॉम सम रिलायबल सोर्स. और डेटा कितना होना चाहिए सर? बड़ा डेटा, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 30. तभी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है. ठीक है, परफेक्ट. एक एग्जांपल में आ रहा हूं मैं, एलओएस नंबर ए से रिलेटेड है. एग्जांपल नंबर 1 कोर का. कोर एग्जांपल नंबर 1, यू नीड टू एंश्योर कि जब भी आप, मतलब मान लो मेरा नोट्स रेफर कर रहे हो, तो जब आप पढ़ लेते हो ऑब्वियसली एक बार स्क्वाइजर रीड कर लेना. उसके बाद यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ ना कोर का एग्जांपल नंबर 1, तो आपको इमीडिएटली एग्जांपल नंबर 1 करना है. आई हैव सीन सम ऑफ दी स्टूडेंट, दे आर जस्ट डूइंग दी क्लासेस, दे आर नॉट डूइंग दी एग्जांपल. मतलब घर पे खुद से सेल्फ स्टडी के टाइम पे एग्जांपल नहीं करते, सोचते हैं बाद में कर लेंगे. नॉट अलाउड. जैसे जैसे आप एक एक एलओएस पढ़ रहे हो इमीडिएटली उसका एग्जांपल साथ में करते जाइए. इज इट फाइन? जिससे अगर अपने को कोई नया पॉइंट मिलेगा ना तो उसको अपने यहाँ पे नोट्स के अंदर में इनकॉर्पोरेट करेंगे. Example number 1. Yeah. Consider 2 investment strategists charged with developing capital market expectations for their firm. चीज समझ में? बोला there are 2 investment strategists and they need to develop what? CME for their company. John Pearson and Michael Wu. अच्छा, 2 जन है, एक है पियर्सन और एक है Wu. Pearson works for a bank trust department that runs US balanced separately managed account SMA. सर सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट अगेन लेवल 1 का. सर HNIs वगैरह के लिए होता है
कि तुम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज नहीं करवाना चाहता है क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है, तुम चाहता है कि तुम्हारे लिए कोई पोर्टफोलियो मैनेजर हो जो तुम्हारा फंड जो कोई और के साथ मैनेज नहीं करे, तुम्हारा पैसा सेपरेटली मैनेज हो, सेपरेटली मैनेजमेंट अकाउंट, सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स, एसएमए फॉर एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जैसे बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह का होता है, पॉलिटिशियंस का भी होता ही होगा. This accounts mandates restrict investments to US equities, US investment grade fixed income instruments and prime US money market instruments. तुम ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स देखा, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एक चीज कॉमन है तीनों में, क्या? यूएस, यूएस, यूएस. फोकस किस पे? बोल रहा कि सर ये जो पर्सन है पियर्सन, ही वर्क्स फॉर अ बैंक, एंड सर वहां पे एसएमए वगैरह का जो सेपरेटली मैनेज अकाउंट है सर, उसमें जो फोकस है वो किस पे फोकस है? दिस अकाउंट मैंडेट्स रिस्ट्रिक्ट. बोला सर इसके अलावा और कहीं नहीं. कहाँ कहाँ? यूएस इक्विटी, यूएस आईजी, यूएस फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, थर्ड यूएस मनी मार्केट. सर प्राइम मतलब क्वालिटी, लिक्विड, ठीक है. एक होता सब प्राइम, सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2007-8, तो वो हुआ फालतू क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स. प्राइम मतलब क्वालिटी. द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ एंड इनकम. ऑब्जेक्टिव कैसा? लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ. सर कैपिटल ग्रोथ भी आए, इनकम भी आए, मतलब डिविडेंड भी आए, या फिक्स्ड इनकम से इंटरेस्ट वगैरह भी आए. इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब एज कंपेयर टू पियर्सन, who works for a large Hong Kong SAR based, SAR based, I think that's a province, क्योंकि ये हांगकांग तो इट्स अ प्रोविंस ऑफ चाइना ना, तो उसी का ही बोल रहा है. अ लार्ज हांगकांग SAR based internationally focused asset manager that uses the following types of assets within its investment process. बोलते हैं कि सर वो जो है वो क्या क्या चीज पे फोकस कर रहा है? इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेटिव. तो सर सबसे पहला एक चीज आपको क्या दिखा एज कंपेयर टू पियर्सन? सर पियर्सन का फोकस इक्विटी, फिक्स्ड इनकम पे था. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम. इसमें क्या अलग लगा आपको? कि सर पहला अलग ये लगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे भी फोकस है वो का. उसका फोकस सिर्फ यूएस में था. इसका चेक करते हैं. इक्विटी के अंदर में एशियन इक्विटीज, यूरोजोन, यूएस लार्ज कैप, यूएस स्मॉल कैप, कैनेडियन लार्ज कैप. तो सर अपार्ट फ्रॉम यूएस सर इसका फोकस तो इंटरनेशनल कंट्रीज पे भी है, मतलब एशिया, यूरोजोन. फिक्स्ड इनकम के अंदर में यूरोजोन सोवरेन, यूएस सोवरेन. उसका फोकस ऐसा कुछ लिखा था क्या ये लोग? नहीं, सिर्फ लिखा था आईजी फिक्स्ड इनकम. ये नहीं लिखा था सर गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेट है, ये नहीं लिखा था. यहाँ पे क्या यूरोजोन सोवरेन एंड यूएस गवर्नमेंट. अच्छा यहाँ भी ट्रेजरी या सोवरेन ओरिएंटेड है. बट हो सकता है सर आईजी लिखा, आईजी लिखा तो सर हो सकता है यहाँ पे ये लोग गवर्नमेंट में भी लगा रहा होगा एंड कॉर्पोरेट में भी लगा रहा होगा. चीज समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ईस्टर्न यूरोपियन, वीसी, न्यूजीलैंड टिम्बर, यूएस कमर्शियल रियल स्टेट. whose firm runs SMAs, separately managed account with generally long term time horizon, उसका भी long term था, and global tactical asset allocation program. अच्छा बोला सर जनरली लॉन्ग टर्म होराइजन एंड ग्लोबल टैक्टिकल. सर टैक्टिकल तो क्या होता है? शॉर्ट टर्म. पियर्सन का तो फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म था, और सर इसका फोकस तो लॉन्ग टर्म भी एंड शॉर्ट टर्म भी होने वाला है. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिक्वायरमेंट ऑफ पियर्सन एंड वू. वेरी इजी, अपने कॉन्ट्रास्ट तो कर लिए. सर क्या क्या कॉन्ट्रास्ट किए? एक सबसे पहला कंपैरिजन था कि सर पियर्सन का फोकस इज ओनली ऑन यूएस मार्केट, वेयर एज ये जो वो है इसका फोकस इज ऑन, अपार्ट फ्रॉम यूएस ही इज फोकसिंग ऑन अदर कंट्रीज ऑल्सो. सेकेंड डिफरेंस, सर वू का फोकस, पियर्सन का जो फोकस था, द फोकस वाज ऑन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, वेयर एज वू का फोकस इज ऑल्सो ऑन ऑल टाइप. इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में तो है, ऑल टाइप पे भी है. थर्ड डिफरेंस, नॉलेज रिक्वायरमेंट पूछ रहा है आपके हिसाब से सर किसको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, पियर्सन को या वू को? ऑब्वियसली वू को, ऑब्वियसली वू को, क्योंकि सर वो तो अपार्ट फ्रॉम यूएस कंट्री भी में भी लगा रहा है पैसा, एंड अपार्ट फ्रॉम इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम ऑल टाइम में भी लगा रहा है पैसा. चीज समझ में आ रहा है? तीन डिफरेंस का बात की है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिक्वायरमेंट ऑफ पियर्सन एंड वू. एक बार लिख ले इसको शॉर्ट में आंसर. पहला नॉलेज,
whose knowledge should be more than Pearson. Second, who is focusing on non-US economies also, non-US economies also, who is focusing on alternative investment also, along with fixed income and equity. यही तो लिखना आपको. That's it. Is it fine? Clear है? Perfect. तो ये लोग यहाँ पे पूरा का पूरा उस चीज को लिखा है. क्या सर इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो आप. बुलेट फॉर्म में, पॉइंटर्स फॉर्म में आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ये मत समझना कि सर ऐसे ही टेक्सचुअली लिखना है. नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. और इनफैक्ट इससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाता है आप जब लिखते हो तब भी, और जो पढ़ेगा उसके लिए भी. ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी चॉइस. परफेक्ट. तो आज के क्लास में सिर्फ अपना एलओएस नंबर ए हुआ है. नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर में अपने एलओएस नंबर बी से स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर दैट एलओएस नंबर ए इज वेरी इजी. रोल एंड फ्रेमवर्क एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा एंड एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है.